दोस्तों नमस्कार। आज हम इंग्लिश का कोर्स अपना जो है स्टेट का वो शुरू कर रहे हैं। और मेन कोर्स शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आपको ये जानकारी दे दूं कि इंग्लिश में आता क्या क्या है, आपके जनरली पेपर्स में पूछा क्या क्या जाता है। 15 नंबर की आपकी इंग्लिश और 15 नंबर की हिंदी लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांट रखा है। तो हम इंग्लिश का पोर्शन करते हैं। इंग्लिश का पोर्शन शुरू करने से पहले पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि हमारे से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको आर्टिकल भरना है। क्या भरना है दोस्तों? इसमें आर्टिकल। ठीक है, तो हमारे को आर्टिकल के क्वेश्चन करने होंगे। अब क्वेश्चन क्या है? माय ब्रदर इज इन डैश इंडियन आर्मी। भरना क्या है इसमें? आर्टिकल आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, ए, एन, द या जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब है इन तीनों में से कोई भी ना आता हो, उसको हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जनरली हमारे को सबको आर्टिकल तो भरने आते होंगे, लेकिन आर्टिकल कहाँ नहीं लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं जो कोर्स करवाऊंगा आपको उसमें इस चीज के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, कहाँ लगता है, ये तो हम जनरली करवाते ही हैं। ठीक है, अब यहां पे जो आपको भरना है, इसमें इंडियन आर्मी से पहले आपको भरना है इंडियन। हमारे को जनरली क्या सिखा रखा होता है, आप जनरली सब क्या पढ़ते हैं कि जब भी A-E-I-O-U यानी जिनको हम वावल्स बोलते हैं, अगर उससे पहले हमारे को भरना होता है तो हम एन भरते हैं। ये हमारे को जनरली सिखा रखा होता है और आप सबने ये पढ़ रखा होता है। और यही गलती हम कराते हैं कि जैसे यहां हमारे को भरना है माय ब्रदर इज इन डैश इंडियन आर्मी, तो हम क्या भराएंगे? आई देखते ही एन को टिक कराएंगे और ये सोचेंगे कि हमने तो बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन यहां ये बिल्कुल गलत हो गया। हमारा जो यहां पे आना है वो आना है द इंडियन आर्मी। दोस्तों कुछ चीजें यूनिक होती हैं, वहां पे हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना होता है, वहां पे हमें यूनिक चीजों से पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। और इंडियन आर्मी दुनिया में सिर्फ एक इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो उसको हम जो है जो यूनिक चीज है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक तो इसका मतलब आर्टिकल करने पड़ेंगे अपने कोर्स में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या भरना है यहां पे हमें? अब मॉडल्स आपने पढ़ रखे होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल्स जो हैं कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, डेयर, नीड, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मॉडल्स बोलते हैं हम इनको। तो यहां पे आपको भरना क्या है? डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो। यहां पे एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखा है। अब दोस्तों आपको जो भरना है वो क्या भरना है? एक तो कैन भरना है, एक आपको कुड भरना है, एक आपको वुड भरना है और एक आपको मे भरना है। ये आपको भरने हैं चार चीजें। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या भरोगे आप यहां पे? अब दोस्तों सेंटेंस को पढ़ो। कैन आता है कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी यानी क्या आप ये चीज कर सकते हो, जबकि यहां पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि आपसे कैपेसिटी पूछ रखी हो। मे आता है परमिशन के लिए। ये दो चीजें, परमिशन भी यहां पे नहीं है। ठीक है, यहां पे तो पूछ रखा है एक तरीके से, और पूछने के लिए हम कुड और वुड का यूज करते हैं। लेकिन जब कुड और वुड दोनों दे रखे हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, और जहां पे रिक्वेस्ट का मैटर है तो ये जो है वो ज्यादा पोलाइट है। जो वुड है वो ज्यादा पोलाइट है कुड की अपेक्षा, तो हमें हमेशा वुड भरना चाहिए जहां पे ज्यादा पोलाइटनेस के बारे में बात हो रही हो। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? वुड हमारा ऑप्शन होगा। क्या आएगा? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ठीक है, तो हमें आर्टिकल, मॉडल ये भरने हो गए।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव। किसका क्वेश्चन है ये? एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें जब अपना मेन कोर्स करना होगा तो हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। इनके अलावा भी हम चीजें करेंगे, लेकिन इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो जो कुछ हमारे पिछले पेपरों में आता गया है, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो एग्जाम सेटर होता है वो उन चीजों को रिपीट करे या उनको और थोड़ा बहुत बदल के दे दे। तो कहता है ही डिडंट मेक डैश मिस्टेक्स, भरना है हमें, एडजेक्टिव भरना है। और एडजेक्टिव में हमारे को दे रखा है एक तो मैनी, दूसरा दे रखा है हमारे को गुड, तीसरा दे रखा है हमारे को मच, चौथा दे रखा है हमारे को मोस्ट। ये हमारे को भरना है। अब मिस्टेक्स है, खाली स्थान के बाद क्या दे रखा है हमारे को? मिस्टेक्स दे रखा है। इनका मीनिंग जो है मैनी का, मच का और मोस्ट का आपको तकरीबन एक जैसा मीनिंग लगता है। गुड का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं होता है भरने का, क्योंकि मिस्टेक और गुड दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट चीज हो गई। मिस्टेक गुड कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बैठता है। अब रह गया मैनी, मच और मोस्ट। मैंने बताया इनका मीनिंग तकरीबन एक सा ही होता है, इनका मतलब होता है ज्यादा, अधिक। ठीक है, लेकिन मच और मैनी में से यहां आएगा ये तो श्योर है, क्योंकि मोस्ट मिस्टेक्स भी नहीं होता है। मोस्ट मिस्टेक या तो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक हो, ठीक है, मोस्ट मिस्टेक्स कभी नहीं होता है। अब रह गया मैनी और मच भरना। मच और मैनी में डिफरेंस क्या होता है? जो मैनी आता है वो काउंटेबल, काउंटेबल यानी जिनको हम गिन सके, जो गिन सके जिनको हम, ठीक है। और मच जो गिनी ना जा सके, जो गिन नहीं सके जिन चीजों को हम, उनके लिए हम मच यूज करते हैं। और मैनी का यूज जो हम गिन सके उन चीजों को, जैसे मान लीजिए मैनी पेंसिल्स, मैनी बॉयज, ठीक है, मैनी ट्रीज, तो हम मैनी लगाएंगे। लेकिन मच कहां लगाएंगे हम? मच वाटर। मच किसके साथ लगेगा? वाटर के साथ लगेगा, मिल्क के साथ लगेगा, शुगर के साथ लगेगा, आगे समझ में, अमाउंट के साथ लगेगा। इन चीजों के साथ हम मच लगाते हैं। और मैनी, मैंने आपको बताया जो भी चीज हम गिन सके उनके साथ हम मैनी का यूज करेंगे। और मिस्टेक्स को हम गिन सकते हैं ना, ध्यान है, कृष्ण भगवान ने भी कहा था 100 गलतियां माफ कर दूंगा। किसको कहा था वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो यानी गिनती हो सकती है मिस्टेक्स की, तो मैनी मिस्टेक्स यहां पे आएगा। ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स, ठीक है, कर लोगे इसको। तो ये एडजेक्टिव भरना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेज। प्रेज का एंटोनिम बताना दोस्तों। अब एंटोनिम किसी चीज का, तो आप एंटोनिम्स मींस जिसको हम बोलते हैं ना उल्टा, विपरीत बोलते हैं जिसको हम, विपरीत, ठीक है, उल्टा लिखना। जैसे गुड का बैड होता है, गुड अच्छा तो बैड बुरा। तो हमें प्रेज का उल्टा लिखना। प्रेज का उल्टा तो जब लिखोगे जब प्रेज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। प्रेज क्या होता है? किसी की प्रेज करना यानी प्रशंसा करना, ठीक है। तो अब प्रशंसा करने का उल्टे हमारे को 4 दे रखे हैं यहां पे। एक तो क्रिटिसाइज हो सकता है, एक वर्शिप हो सकता है, क्रिटिसाइज, ठीक है, वर्शिप, वर्शिप हमारे को दे रखा है फेवर, और हमारे को क्या दे रखा है? एक इग्नोर दे रखा है। ये हमारे को 4 दे रखे हैं, क्रिटिसाइज, वर्शिप, फेवर और इग्नोर। अब दोस्तों यहां पे अगर आप गौर से देखो, प्रेज का मीनिंग अगर आपको पता है और इन चारों के मीनिंग आपको पता है, तो आप 1 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि उल्टा कौन सा है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है, यानी किसी के बारे में एक तरीके से बुरा कुछ बोलना, ठीक है। और वर्शिप का मतलब होता है, वर्शिप हम करते हैं सुबह सुबह, जो अपने मंदिर में जाके जो हम करते हैं उसको भी वर्शिप बोलते हैं। तो यानी पूजा, जिसको हम बोलते हैं पूजा करना। फेवर का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, ठीक है। और इग्नोर का मतलब होता है टालना, किसी को इग्नोर करना, ठीक है। अब यहां पे आप गौर से देखो क्या चीजें हैं जो प्रेज की उल्टी महसूस हो रही है आपको। क्रिटिसाइज या वर्शिप या फेवर या इग्नोर,
ध्यान से देख के अगर आप बताओ तो आपको बिल्कुल आसानी से महसूस हो जाएगा कि यहां पे प्रेज का उल्टा होता है, प्रेज प्रशंसा करना और क्रिटिसाइज निंदा करना। आ गई समझ में? ठीक है, अलग से दिख रहा है ना बिल्कुल। यानी मीनिंग अगर हमें हल्का हल्का पता हो तो बिल्कुल हम जो है जनरली हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो तो कम से कम उसका भाव तो हमें पता होता ही है। आगे समझ में दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इससे पहले वाला था हमारे को एंटोनिम था, एंटोनिम था, और अब है हमारे पास प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस क्या दे रखा है आपको? सही प्रीपोजिशन भरनी है। देयर इज ए लेबल डैश द बोतल। और इस डैश में आपको या तो भरो ऑन, या भरो आप इन, या भरो आप एट, और या भरो आप इनटू। इनमें से आपको भरना है। बताओ क्या करोगे? अब पता है इस तरीके के सेंटेंस को आप क्या किया करो, ऑन द बोतल, इन द बोतल, एट द बोतल, इनटू द बोतल, आप करके देख लिया करो। अब यहां पे बात किस चीज की है दोस्तों? लेबल की बात है। बोतल पे लेबल का पता है ना आपको कहां होता है? बताओ कहां पे होता है? लेबल होता है जो ऊपर वो चिपका हुआ होता है ना कागज सा, उसको हम लेबल बोलते हैं। ठीक है भाई, उस पे सारी उसकी जो डिटेल लिख रखी होती है, उस बोतल के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सारा उस लेबल के ऊपर लिख रखा होता है। तो वो लेबल कहां होता है? बोतल के ऊपर होता है। आगे समझ में? अब किसी चीज के ऊपर है तो सीधी सी बात है इन और इनटू का तो कोई मीनिंग ही नहीं आता भाई। लेबल जो है वो बोतल के ऊपर है और इन और इनटू का मतलब होता है उसके अंदर होना, तो वो तो हो नहीं सकता। तो इन नहीं हो सकता, इनटू नहीं हो सकता। अब रही बात ऑन या एट, ऑन द बोतल या एट द बोतल। दोस्तों इस मामले में हमेशा क्या आएगा? ऑन द बोतल हमारा ऑप्शन होगा। ऑन का मतलब होता है जो सतह के ऊपर हो, जो सरफेस, जो भी वस्तु है। जैसे यहां पे वस्तु हमारे को, जो ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखा है वो क्या दे रखा है? बोतल। अगर इसके सरफेस के ऊपर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन द बोतल हम उसको कहेंगे, एट द बोतल नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई? तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑन द बोतल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा किस चीज का हो गया? प्रीपोजिशन का हो गया। यानी प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैज द वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। यानी हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे। चारों में सेंटेंस एक ही है लेकिन उसको जंबल उसमें दे रखा है। जंबल मींस उन वाक्य को तोड़ मरोड़ करके कभी किसी पोर्शन को आगे लिख दिया, कभी किसी को बाद में लिख दिया। तो हमें जो है वो बताना है कि इसमें सही कौन सा है वास्तव में। अब यहां पे दोस्तों, अब अगर आप सब पढ़ोगे, पहला है जैसे लाइज द वियर्स ए अनईजी हेड दैट क्राउन। आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे ना दोस्तों, आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा कि हमारा बिल्कुल ठीक कौन सा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन का जो सिस्टम होता है इंग्लिश में, वो SVO, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे हालांकि बीच में वर्ब है, बाद में ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आप जनरली क्या है, वर्ब का तो पता बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन हमारे को जो समस्याएं होती हैं वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचानने में होती हैं। अब जैसे इस चारों को आप देख रहे हो, तो इसमें लाइज और वियर्स, ये दो हमारे को वर्ब दे रखी है एक तरीके से, और ये आपको एक तरीके से छांटनी है कि भाई इसमें कौन सी कहां लगेगी। ठीक है, अब गौर से देखो, लाइज द वियर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लाइज द वियर्स तो कोई मतलब नहीं, लाइज तो वर्ब होगी, वो शुरू में कैसे आ गई? तो पहला सेंटेंस तो हमारा जो है वो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, दो हमारे को वर्ब है, तो एक तरीके से देखा जाए ना तो हमारे जो सेंटेंस है वो इसमें दो हैं। अब पहले सेंटेंस में लाइज वर्ब का यूज कर रखा है, दूसरे सेंटेंस में
वियर्स वर्ब का यूज कर रखा है। तो पहले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अनईजी और दूसरे का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है दैट। तो बिल्कुल यहां पे हमारे को ये बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अब तीसरा देखो, ए क्राउन लाइज द अनईजी हेड दैट वियर्स, ये हमारे को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या है? एक क्राउन जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो आपको पता है। एक क्राउन जो है ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब अगला चौथा देखिए, हेड अनईजी ए क्राउन दैट वियर्स और लाइज, वियर्स लाइज इकट्ठा आ गया। ठीक है, दो सेंटेंस होने चाहिए थे, एक ही में इसने पटक दिया। तो दोस्तों हमारे यहां पे जो सेंटेंस बना वो क्या बना? अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, दैट वियर्स ए क्राउन। ये हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बना। हालांकि इसका मीनिंग आपको पता होगा, मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी नंबर नहीं कटने हैं आपके, अगर आप इसको टिक कराए तो। ये चीज ध्यान रखा करो, ऑब्जेक्टिव टाइप में फायदा यही है असली। ठीक है, मीनिंग इसका क्या होता है? जो काटो भरा ताज जिसको हम बोलते हैं ना, वो मीनिंग होता है इसका कि जो जिसके सिर पर ताज होता है वो अनईजी फील करता है। ठीक है, हाँ, तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। तो आगे समझ में दोस्तों, यानी देखा जाए तो जंबल्ड जो सेंटेंसेस हैं उनको हमारे को अरेंज करने हैं। जंबल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करना ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा होने जा रहा है इंग्लिश का। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब भरने क्या है यहाँ पे हमारे को? लेफ्ट, विल हैव, लेफ्ट, लीव्स, लीविंग। देखा जाए तो टेंस क्या भरना है? एक तरीके से यहाँ पे टेंस भरना हमारे को यहाँ पे। और सेंटेंस क्या दे रखा है? द प्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। अब दोस्तों आपको चाहे कितने ही जो है मतलब कम नॉलेज क्यों ना हो इंग्लिश की, लेकिन ये तो पता है टुमारो का मीनिंग जो है, यस्टरडे का मीनिंग और टुडे का मीनिंग तो आपको जनरली पता होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता कि आपको टुमारो का मीनिंग ना पता हो। अब टुमारो का मीनिंग जिसको पता है, टुमारो मीन्स आने वाला कल। ठीक है ना, आने वाला कल, ये मीनिंग आपको पता ही है। अब जब ये मीनिंग आपको पता है तो आपको बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि लेफ्ट आएगा, लीव्स आएगा, या विल हैव लेफ्ट आएगा, या लीविंग आएगा। भाई आने वाला कल यानी टुमारो की बात है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा ना, और फ्यूचर में किस चीज का यूज होता है? शैल विल का यूज होता है, ये आपको पता है। और इस सेंटेंस में शैल विल कौन से उसमें आया हुआ है? विल हैव लेफ्ट, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे समझ में, क्योंकि बाकी तो किसी काम के ही नहीं हमारे। ठीक है, चलो तो टेंस हमारे को करने हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। कंजंक्शन भरनी है दोस्तों। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन लिंकर भी बोलते हैं हम इनको, जोड़ने वाले। जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, दो वर्ड्स को आपस में जोड़े। ठीक है, तो उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको कंजंक्शन जो आपको ये सेंटेंस एक दे रखा है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। और आपको इसी सेंटेंस के जो है 4 वर्ड आपको ऑप्शन के रूप में दे रखे हैं कि इनमें से बताइए कंजंक्शन कौन सा। मेरे ख्याल से सबसे इजी काम होता है ये, तो जो सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये क्या चीज है, बताओ इसमें से कौन सा, ये ऐसा ये ऐसा है, वो सबसे आसान काम होता है आपके लिए। अब फर्स्ट देखो, पूरा सेंटेंस क्या हमारे पास, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक सेंटेंस हो गया। यू प्रोसीड फर्दर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे जो सीधा सीधा सा आया वो क्या आया? कंजंक्शन हमारा बिफोर। ठीक है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर दो। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, यानी आगे, जिसको कुल मिला के हम कहेंगे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का उत्तर दो। आगे बढ़ने से पहले
पहले क्वेश्चन का उत्तर दो। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो कंजंक्शन हमें करने हैं। नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है, ये तो मेरे ख्याल से चौथी पांचवी क्लास का, पांचवी छठी क्लास का बच्चा भी जो है, बल्कि आजकल तो सच पूछो तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा ही शायद इस चीज को बता सकता है कि पास्ट टेंस क्या है ब्रिंग की। ये तो हम जनरली रटे रहते हैं इन चीजों को। तो ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना, ठीक है, इसकी पास्ट टेंस बतानी है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना दोस्तों, तो यानी हमें जो है वर्ब फॉर्म पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको याद करनी पड़ेगी सच पूछो तो। इसमें ध्यान देने का इतना कुछ होता नहीं, ये सीधी सीधी याद करनी है, कोई रूल नहीं है इनका, ये याद ही करनी पड़ेगी। तो ब्रिंग की जो सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है? ब्रोट, BROUGHT, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। बाइंग नहीं होती, बाई नहीं होती, ब्रोटेड नहीं होती। तो ब्रोट इसकी जो है वो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज। फ्रेज करने हैं हमें। फ्रेज भी एक तरीके से दोस्तों ये समझे जा सकते हैं, मीनिंग अंदाजा लगा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी इनको याद तो हमें करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। यहां पे गौर से देखो आप, टू कैरी को अंडरलाइन कर रखा है, जो लाइन खींच रखी है वो किसके नीचे खींच रखी है? टू कैरी। तो हमें जो है टू कैरी का मीनिंग बताना है यहां पे कि टू कैरी का सही मीनिंग क्या है, और आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं? कंटिन्यू, डिले, पोस्टपोन, स्टॉप। अच्छा दोस्तों एक और चीज बताता हूं मैं। मान लीजिए आपको टू कैरी का एग्जैक्ट मीनिंग भाई नहीं पता, आपको याद भी नहीं करके गए, आप अपने ऑप्शन देखो गौर से, गौर से ऑप्शन देखो। कंटिन्यू, डिले, पोस्टपोन, स्टॉप, ये आपके ऑप्शन है। अब ये सारे ऑप्शन आप अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं, ये तो कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कि जो आप यूज ना करते हो अपने लाइफ में। कंटिन्यू करना, किसी चीज को चालू रखना, डिले करना, देर करना, पोस्टपोन करना, आगे सरका देना है, यानी एक तरीके से ये भी डिले की फॉर्म है। स्टॉप करना, रोक देना। अब गौर से देखो इन तीनों मीनिंग में से सबसे अलग कौन सा है, जिसको हम कहते हैं ना ओड वन आउट। हम रीजनिंग में भी क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन करते हैं, हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जो सबसे अलग है वो छांटो। तो जो सबसे अलग महसूस हो रहा है, देखो ये देर करना, ये भी देर करना या आगे सरका देना, किसी कार्यक्रम को आगे सरकाना, ठीक है, एक तरीके से देर का ही। ये रोक देना, और इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना यानी जारी रखना, जारी रखना। ध्यान से देखो, सिर्फ एक ये चीज ऐसे कह रही है कि करते रहो करते रहो करते रहो काम, बाकी चीजें आपको या तो रोकने को कह रही है या कह रही है बाद में कर लेना, भाई बाद में कर लेना, कह रही है कि नहीं कह रही है। तो हमारा यहां पे देखा जाए तो ये सबसे अलग है। तो इसका जो मीनिंग है वो कौन सा है? वो सबसे अलग वाला ही होगा, कंटिन्यू करना। टू कैरी मीन्स कंटिन्यू करना है, ठीक है, समझ लो, समझ गए ना ये चीज। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई बार ये चीज बहुत काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है 100, 150, 200, 500 याद करके गए होंगे आप फ्रेज, लेकिन हो सकता है ये आप याद ना करके गए हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि घबरा जाओ, अरे यार ये तो मैंने याद नहीं किया, बाकी तो मैंने 500 याद किए थे, कोई बात नहीं, आप इनको देख लो। ऑप्शन से भी कई बार चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, फ्रेज करने पड़ेंगे हमें। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब। अब यहां पे हमें क्या भरना है दोस्तों? एडवर्ब भरनी है हमें यहां पे। एडवर्ब क्रिया विशेषण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता यानी वर्ब की विशेषता बताए। द सोल्जर्स फोर्ट डैश। अब देखो हमारे को भरने क्या है? पार्टली, नंबर 2 लकीली। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमें जरूरी नहीं है बहुत डीप नॉलेज कई बार चाहिए होती है, हमें बिल्कुल हल्का सा अंदाजा भी अगर मिल जाए
तो भी हम गुजारा कर सकते हैं। सेंटेंस को देखिए आपका क्या है, सेंटेंस है सोल्जर्स के बारे में और जब सोल्जर्स के बारे में है तो ये भूल जाइए, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये क्या शब्द है, भूल जाइए आप। मैं उस लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूं फिलहाल, आप में से जो नहीं जानता कि एडवर्ब क्या होती है, जिसको नहीं पता एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन सोल्जर्स का तो उसको पता है, सिपाही होता है, सैनिक होता है, ठीक है। और जब सैनिक सिपाही की बात आती है तो इनमें से किस शब्द को हम यूज कर सकते हैं उसके साथ, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। कौन सा शब्द है? ब्रेव। जब भी दोस्तों सिपाही की, सैनिकों की बात आती है तो हम किस शब्द का सबसे ज्यादा यूज करते हैं? ब्रेव, जिसको हम बोलते हैं साहसी, ठीक है, यानी साहस से, ब्रेवली, फॉट ब्रेवली, वीरता से जिसको हम बोलते हैं, साहस से जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वीरता से लड़ा, वीरता से लड़े, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, जो सैनिक है वो वीरता से लड़े। इसलिए मैं कहता हूं कई बार है ना, इन शब्दों को ज्यादा इतना मायने मत दिया करो कि अरे भाई ये तो एडवर्ब तो मैंने करी ही नहीं, भूल जाओ उस चीज को। आप सेंटेंस देखो, उसके ऑप्शन देखो, आपको घर आके पता भी नहीं चलेगा कि आपका एडवर्ब का कोई क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप ठीक कराओगे अगर आप इस तरीके, इस नजरिए से देखोगे, ठीक है। तो हमें ये इस नजरिए से भी कई बार क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जैसे सोल्जर्स के बारे में हम ब्रेव की बातें करते हैं कि भाई सोल्जर जो हैं, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। तो एडवर्ब थोड़े बहुत हम करेंगे। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे करेक्ट ऑप्शन में आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैज टर्न्ड और विल बी टर्निंग और हैड टर्न और इज टर्न। अब गौर से देखो तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी वर्ब की फॉर्म, हमारे को वर्ब की फॉर्म, टेंस कह लीजिए, ये हमारे को भरने हैं। अगर जिसको टेंस की नॉलेज है दोस्तों, तो वो ये जो दे रखा है 4 ऑप्शन आपको, हैज टर्न्ड, विल बी टर्निंग, हैड टर्न और इज टर्न, अगर जिसको पता है, अच्छी नॉलेज है टेंस की, ठीक है, फ्यूचर, पास्ट और जो है हमारा प्रेजेंट, इन सब की नॉलेज है, तो वो आसानी से बता सकता है कि इनमें से किसका यूज होगा, कौन से का यूज नहीं होगा। अब मैं सेंटेंस को बाद में देखता हूं, पहले मैं अपने ऑप्शन को अगर देखूं तो ये मेरा ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यहां लगा ही नहीं रखी, तो ये तो होगा ही नहीं, भूल जाओ इसको। तो इज के बाद जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान हो, आईएनजी आता है, ठीक है ना, आई एम गोइंग, ही इज ईटिंग, आता है कि नहीं आता है? आईएनजी इसके बाद यहां लगा ही नहीं रखा है आईएनजी, तो ये भी हमारा जो है फॉर्म नहीं हो सकती टेंस की। अब रह गई ये दोनों, हैज के बाद टर्न्ड लगा रखा है और विल बी के बाद टर्निंग लगा रखा है। ग्रामर के हिसाब से तो दोनों ठीक है, लेकिन अब अपना सेंटेंस उठा के देखो कि द मिल्क की बात कर रहा है और मिल्क को विल बी टर्निंग सोर, सोर का समझते हो ना, खट्टा होना, दूध का जो है खटा जाना, उसको हम बोलते हैं टर्न सोर, ठीक है। अब मिल्क जो है वो विल बी टर्निंग सोर कैसे हो सकता है? यानी वो खट्टा हो रहा होगा, हो रहा होगा, यानी वो तो एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे जैसे तो आंखों के सामने घटित होती जा रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये चीज भी नहीं हो सकती। अब मिल्क हैज टर्न्ड सोर, दूध खट्टा हो गया है, ये बिल्कुल हो सकती है। आ गई समझ में? तो हमारे को दोस्तों इस तरीके से, इस नजरिए से भी हम जो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक बार फिर टेंस में से ही हमारे को छांटना था। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड represented by the underlined letter at the initial level in one of the following words।
अंडरलाइंड लेटर, लेटर को जो है अंडरलाइन कर रखा है, उसके बेस पे हमें, ये मेरे ख्याल से आपके इसमें दे नहीं रखे हैं शायद अंडरलाइन किए हुए, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं कि अंडरलाइन कौन सा पोर्शन है। ये शुरुआती दो दो जो हमारे को अल्फाबेट दे रखे हैं दोस्तों, ये अंडरलाइन कर रखे हैं, और हमें बताना ये है कि साउंड के बेस पे, यानी साउंड समझते हो ना, जब हम इनको उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करें, तो उस बेस पे इनमें से कौन सा अलग है। मेरे ख्याल से तो ये आधे सेकंड का सवाल भी नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? चेस्ट, चेस्ट है ना, छाती। चीप, सस्ता। कैच, पकड़ना। चिन, जो ठुड्डी होती है हमारी, वो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं बोल तो गया लेकिन आपने पता नहीं महसूस किया या नहीं किया। CH क्या बोला गया? च, चेस्ट। CH चीप, क्या बोला गया? च। ये CA क्या बोला गया? कै, कैच। और ये चिन, च। देखो डिफरेंट कौन सा है? ये डिफरेंट है। पता चल गया बिल्कुल अलग से, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बिल्कुल आसान होते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान चीजें। कुछ तो फ्री के आपके जो हैं वो नंबर होते हैं इस तरीके के, जो आज जैसे ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट। आपको एडजेक्टिव्स में, ये देखिए फिर एडजेक्टिव आ गया हमारा। एडजेक्टिव में हमारे को क्या दे रखा है? एक तो पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। आपको पता है डिग्री की 3 फॉर्म होती हैं, ये आपने या तो पढ़ रखे होंगे, नहीं तो हम अपना जब ये मेन कोर्स करेंगे, जब ये सारी चीजें, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारी 3 डिग्रियां होती हैं। अब यहां पे आपको सुपरलेटिव डिग्री तो दे रखी है कि बेस्ट है, लेकिन इसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव क्या होती है वो आपको दे नहीं रखी। लेकिन ये मेरे ख्याल से सबसे आसान वालियों में से आपसे पूछ रखी है, जो हम बहुत यूज करते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव तो क्या हो गई? गुड, और कंपैरेटिव क्या हो गई? बेटर। ठीक है ना। तो चलो, ये हमारा पहला ही ऑप्शन है देखा जाए तो, गुड और बेटर। नेक्स्ट देखिए, तो एडजेक्टिव हमें करने हैं। देखिए 2 टेंस के, 2 एडजेक्टिव के। ठीक है, बाकी सबका एक एक हमारे से पूछ रखा है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर वर्ब की फॉर्म आ गई यहां पे, यानी वर्ब की फॉर्म 2। आई डैश ए प्ले बाय बर्नार्ड शा। अब यहां पे दोस्तों ये भरना है हमारे को, हैड रीडिंग, हैड रीडिंग। आगे भरना है एम रीडिंग, आगे भरना है आर रीडिंग, और इसके बाद हमें भरना है हैज रेड। अब दोस्तों ध्यान से देखो, आपका सेंटेंस क्या है, किस से शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से शुरू। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई से। ठीक है, अब ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से ज्यादातर को आपको पता होगा, आईएनजी कभी भी हेड के साथ लगता ही नहीं है। आईएनजी जो है वर्ब की फॉर्म के साथ, वो कब लगेगा? जब इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी होंगे, तब लगेगा। यहां पे हेड दे रखा है, हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। अब बात आती है इनकी। तो पहले हमारा क्यों सब्जेक्ट क्या है? हमारा आई है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हैज नहीं लगेगा, ये आपको पता है। भाई लगना होता तो या तो हैव लगाओ, तो हैज तो लगेगा नहीं, ये भी गलत। आई के साथ आर नहीं लगता, ये भी गलत। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ठीक है, आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। आ गई समझ में? कर लोगे इस तरीके से? तो हमारे दोस्तों
ये हमारा मेन फोकस तो रहेगा। खैर जो ये जो मैंने आपको लिखवा रखा है, जो आर्टिकल हैं, मॉडल हैं, एडजेक्टिव, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन और हमारा जंबल्ड वर्ड्स जो हैं उनको अरेंज करना सही तरीके से, टेंसेस, कंजंक्शन, वर्ब फॉर्म, फ्रेज, एडवर्ब, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें और भी करवाऊंगा आपको, ये हमारे इंग्लिश में जो शामिल होंगी सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको एक आउटलाइन दी है हल्की हल्की सी कि हमारा प्रीवियस ये जो पेपर है ये पूछे गए थे, हमारा आगे का जो शेड्यूल है एक तरीके से वो क्या होने जा रहा है, तो आपको हल्का सा अंदाजा जरूर मिल गया होगा। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है, ओके।